चलो दोस्तों शुरू करते हैं अमर चित्र कथा की उपाय। कई कहानियाँ हैं दोस्तों, सारी अच्छी हैं, ध्यान से सुनना। एक धोबी अपने गधों को साथ लिए एक जंगल में से गुजर रहा था। अंधेरा हो चला, गधों को यहीं पर बांध कर रात यहीं बिताई जाए। हे भगवान, गधों को बांधने के लिए रस्सी तो साथ लाना भूल ही गया। अपनी बोरी में तलाशने पर उसे रस्सी के 2-3 छोटे बड़े टुकड़े मिल गए। इनसे तो बस 2 ही गधे बंध पाएंगे। वो अब क्या करूं? अगर खुला छोड़ दिया तो ये जंगल में यहाँ वहाँ भटक जाएंगे। उसने आसपास नज़र दौड़ाई। उसे ध्यान में लीन एक ब्राह्मण दिखाई दिया। इन ब्राह्मण देवता से पूछूं। हे ब्राह्मण देवता, एक समस्या का समाधान कर दीजिए। रात के लिए मुझे अपने गधे बांधने हैं, पर मेरे पास सिर्फ 2 गधों को बांधने लायक ही रस्सी है। मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए। हैं? बड़ा आसान उपाय है वत्स। 2 गधों को रस्सी से बांध दो और बाकी को रस्सी से बांधने का स्वांग करो। वे अपनी ही जगह रहेंगे। वाह, क्या तरकीब है! मैं आपके कहे अनुसार करता हूँ। धोबी ने वही किया। ही, सचमुच तरकीब बड़ी कारगर रही। शीघ्र ही वह गहरी नींद में डूब गया। खर खर। सुबह होने पर खूब नींद आई। अब चला जाए। धोबी ने दोनों गधों को खोल दिया। बहुत आराम हो गया, अब चलो आलसियो। पर बाकी गधे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। अरे कमखतो, टांगों में दम नहीं रहा क्या? काफ़ी समय बीत जाने पर भी वो कोई फायदा नहीं, ये तो हिल भी नहीं रहे। उसने दोबारा ब्राह्मण के पास जाकर उसे अपनी समस्या बताई। अरे भाई, वे समझ रहे हैं कि वे अभी तक बंधे हुए हैं, सो जाकर उन्हें खोलने का स्वांग करो, तब चलेंगे वे। ओह! धोबी ने बाकी गधों को खोलने का स्वांग किया और फिर ही, ब्राह्मण देवता सचमुच चतुर हैं। आधा अधूरा गोदना। एक दिन एक आदमी ने गोदना गुदवाने का फैसला किया। कहिए क्या बनाऊं गोद कर, कहाँ गोदूं? बब्बर शेर मेरी पीठ पर। ठीक, अपनी कमीज उतारिए और यहाँ बैठ जाइए। गोदने वाले ने अपना काम शुरू किया। दर्द होता है। बब्बर शेर का कौन सा हिस्सा गोद रहे हैं आप? पिछला। उसे रहने दीजिए, बस अगला हिस्सा ही बना दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। जब उसने फिर गोदना शुरू किया। दर्द होता है। अब आप शेर का कौन सा अंग गोद रहे हैं? उसका चेहरा। इतने विस्तार से बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अयाल से काम चल जाएगा, जैसी आपकी इच्छा। जब आदमी ने अयाल गोदनी शुरू की। काफ़ी है, तो फिर काम पूरा हो गया। बस काफ़ी है, बहुत है। वाह, कितना खूबसूरत बब्बर शेर गोदा है। यह लीजिए अपने पैसे। शायद इसी को मॉडर्न आर्ट कहते हैं। हसन के खरगोश। उस दिन हसन बेहद गुस्से में था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि चालाक व्यापारी यजदी ने एक सौदे में उसे ठग लिया है। कभी न कभी हिसाब बराबर कर ही दूंगा। जब वह घर पहुंचा। आ गए? तुम्हारा दोस्त अली आया था, कह गया कि खाना खाने नहीं आ सकेगा, पर उसके आने से पहले ही मैं खाना बना चुकी थी। बताओ अब बचे हुए खाने का क्या करे? क्या बनाया है? बिरयानी। वह मैं ख़त्म कर दूंगा। ये खरगोश किसके हैं? अरे हाँ, अली लाया था तुम्हारे लिए। बेगम, एक तरकीब सूझी है। मैं अभी एक मेहमान लेकर आया। हसन सीधे यजदी के घर पहुंचा। माफ़ कीजिएगा, आपकी दुकान पर मैं आपे में न रहा। जो हुआ उसे भुला दे। चलिए, आज आपका खाना मेरे यहाँ रहा। अरे भला इसकी क्या ज़रूरत थी? खैर चलिए, शुक्रिया। चलो नन्हे खरगोश, बेगम को खबर कर दो कि खाने पर हम एक मेहमान को ला रहे हैं, और सुनो, उससे बिरयानी बनाने को कह देना। क्या सचमुच? यह खरगोश आपके घर जाकर आपकी बीवी को खबर कर देगा? बिल्कुल। इसे बाकायदा संदेश पहुंचाना सिखाया है मैंने। दोपहर को व्यापारी हसन के साथ उसके घर पहुंचा।
खाने में बिरयानी परोसी गई। कहीं यह श्योंक तो नहीं? नहीं, वह रहा वह खरगोश। तो खरगोश ने आपका संदेश पहुंचा ही दिया। मैंने कहा था ना, बाकायदा सीखा हुआ है। हसन मियाँ, आप इसे मुझे बेचेंगे? यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। इसके मैं आपको 20 दिनार दूंगा। नहीं, 30, 50, 75। नहीं नहीं नहीं, 100। आपको इसकी इतनी ज़रूरत है, फिर तो इसे आपको न देना ना इंसाफ़ी होगी। यह लीजिए, आप भी लीजिए 100 दिनार। जाओ प्यारे खरगोश, मेरी बीवी से कहना कि आज शाम मेरे कुछ दोस्त चाय पर आ रहे हैं। कहना कुछ मिठाइयाँ भी तैयार रखे। व्यापारी ने अपने कुछ दोस्त जुटाए और उन्हें अपने घर ले आया। ऐसी भी क्या बेशकीमती चीज़ खरीदी है तुमने? ज़रा हमें भी तो पता चले। अभी पता चल जाएगा। 100 दिनार तो उसके बदले में कुछ भी नहीं। बेगम, मेहमान आ गए। मिठाइयाँ नहीं भिजवाओगी? मिठाइयाँ? कैसी मिठाइयाँ? कौन सी मिठाइयाँ? और मेहमानों को बुलाने से पहले कम से कम बता तो दिया होता। पर खरगोश ने खबर नहीं पहुंचाई। खरगोश? कैसा खरगोश? वो तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया उसने। कहाँ चल दिए यजदी? हमें अपनी वह बेशकीमती चीज़ तो दिखा दो। पर यजदी अपने दोस्तों की बात अनसुनी करके दनदनाता हुआ वहाँ से चला गया और गुस्से से उबलता हुआ वह लगभग दौड़ता हुआ हसन के घर जा पहुँचा। खोल दरवाज़ा, खोल धोखेबाज! धड़ धड़! तेरे खरगोश ने संदेश घर पर नहीं पहुँचाया। कैसे हो सकता है? इसमें गलती आपकी है। मेरी गलती? उसे आपने अपने घर का पता बताए बिना ही भेज दिया था। तंत्री मंत्री, राजा जी को ठिकाने लगाने की कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि मैं राजगद्दी हासिल कर सकूं। काम क्यों नहीं करते? कोई तरीका क्यों नहीं खोजते जिससे मैं फिर से दिखाई पड़ने लगूं? उठो, लगो काम में। ज़रा सुनो भाई। अच्छा बाबा, अच्छा। किससे बातें कर रहे थे? अपनी पत्नी से। मैं एक आविष्कारक हूँ। मैंने उस पर एक चूर्ण आजमा कर देखा था जिससे आदमी अदृश्य हो जाता है। फिर प्रयोग सफल रहा, वह अदृश्य हो गई। हाँ हाँ, बड़ा सफल रहा। अब मैं दोबारा नज़र आने लगूं, इसका तो कोई रास्ता खोजो। अदृश्य बना देने वाला चूर्ण? अगर यह चूर्ण किसी तरह महाराज को खिला दिया जाए तो वे गायब हो जाएंगे और उनकी गद्दी मुझे मिल जाएगी। ठहरो। अरे भाई रुको, मुझे वह चूर्ण चाहिए। खासी रकम दूंगा। समझने की कोशिश कीजिए। चूर्ण खाकर अदृश्य तो हुआ जा सकता है, पर दोबारा प्रकट नहीं हुआ जा सकता। इसकी खोज अभी मैंने नहीं की है। यह तो बढ़िया बात है। मेरा मतलब है, फिर भी मैं इसे खरीदूंगा। तुम मेरे पति को काम करने दोगे या नहीं? मैं जिंदगी भर अदृश्य नहीं रहना चाहती। हाँ हाँ, क्या क्यों नहीं। मैं तुम्हें चूर्ण की कीमत 1000 दूंगा। 1000 बेच ही दो इसे चूर्ण। सुना, बेच दो। जैसा कहो प्रिय। यह लीजिए। अब मेरा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। राजा जी अदृश्य हो जाएंगे और तब मैं उनकी जगह ले लूँगा। यह चूर्ण भोजन के दौरान उनके खाने में डाल दूंगा। अरे तंत्री, तुम आ गए? कहाँ थे सुबह से? बहुत ज़रूरी बात पर तुमसे विचार विमर्श करना था। हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि शत्रुओं ने आज हमें मारने के लिए किराए पर एक आदमी नियुक्त किया है। आपको मारने के लिए? यानी मेरी सब समस्या ही खत्म। तुम्हें उनकी योजना की खबर है? होती तो आपको बता नहीं देता महाराज। इनके खाने में यह चूर्ण डालने के लिए इनका ध्यान इधर उधर करना होगा। महाराज, एक आवाज़ सुनी मैंने, ऊपर से आई। छत पर कोई है? सिपाहियों, छत पर कोई है। धर दबोचो उसे। अच्छा मौका है। अरे चूर्ण की तो गुठली बन गई, निकलता ही नहीं। सत्यानाश! तंत्री, कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। पहरेदारों ने छत पर छिपे आदमी को पकड़ लिया। उसे ही मुझे मारने के लिए भाड़े पर नियुक्त किया गया था। हे भगवान! क्या हुआ?
क्या बात है, तुम तो एकदम पीले पड़ गए। मैं कुछ खा लो, फौरन आराम आएगा, ठहरो, मैं खाने के लिए कुछ मंगवा देता हूँ। ये नौकर कहाँ मर गए? खैर मैं खुद ही लेकर आ जाता हूँ। इतना भयंकर षड्यंत्र था और मैंने उस पर पानी फेर दिया। लो तंत्री, यह सूप पियो। सड़प, अति स्वादिष्ट महाराज, आप भी थोड़ा लीजिए न। पर मैं जरा उसे पर मैं जरा इसे उस मसाले से और जायकेदार बना दूं। वह है वह चूर्ण कहाँ गया? अरे वह तुम्हारा था, मैंने तो वह पूरा तुम्हारे सूप में उलट दिया। सोचा नमक वमक होगा। गड़ब, खैर अब तो नींद मुझ पर छाती जा रही है, मैं चला। मैं दर्श हो रहा हूँ। अरे उठ भैया उठ, अपनी प्रयोगशाला में जाकर किसी दवा ववा का आविष्कार कर। मैं जिंदगी भर अदर से नहीं रहना चाहता। पिछले 4 महीनों से यही कह कर मेरा मुंह दूब गया मंत्री, पर ये इतने आलसी हैं कि सुनते ही नहीं। सजा परोपकार की। एक दिन सुपंदी अपने मालिक के साथ टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देख रहा था। अचानक छन, मैंने इन छोकरों से कहा था कि बाहर क्रिकेट न खेले, और यह छक्का। गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी है। खिलाड़ी गेंद के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। यह लो। अरे झन, गेंद वापस करने पर नौकरी से निकाल दिया। दुनिया में इंसाफ ही नहीं रहा। भिक्षा। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ किसी जंगल में से गुजर रहा था कि अजगर बचो। हे भगवान, हाय, तुम उन्हें निगल गए। मैं विधवा हो गई, अब मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं भूखी मर जाऊंगी। रोने पीटने की ज़रूरत नहीं। यह लो, यह सोने की कटोरी रखो। घर घर जाकर भिक्षा मांगना। कौन देगा मुझे भिक्षा? अगर किसी ने तुम्हें भिक्षा देने से इनकार किया तो उसकी खोपड़ी चूर चूर हो जाएगी। अच्छा, फिर तो सबसे पहले मैं तुमसे ही भिक्षा मांगती हूँ। भिक्षा के रूप में मुझे अपना पति लौटा दो सरफराज। हार कर अजगर ने आदमी को उगल दिया और पति पत्नी खुशी खुशी आगे बढ़ गए। शिकारी शंभू, शंभू जी, हम चिड़ियाघर से आए हैं। हमें दुर्लभ समझा जाने वाला सफ़ेद सिर वाला मछली मार गरुड़ चाहिए। मुंह मांगी कीमत देंगे। गरुड़? पर वे पहाड़ियों की चोटियों पर रहते हैं, वहाँ कैसे पहुँचूँगा? हम एक हेलीकॉप्टर लाए हैं। फिर बात अलग है, हम कल सुबह चलेंगे। मुझे पता है उनके घोंसले किस जगह है। हम उन पर आकाश से झपट्टा मारेंगे। आपको अपना गरुड़ मिल जाएगा साहिबान। अगले दिन, वहाँ है उनके घोंसले। मैं रस्सी की सीढ़ियों के सारे नीचे उतरकर एक आध गरुड़ को पकड़ लूँगा। जब चिल्लाऊँ तो चल देना। ठीक है। ही, गरुड़ को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। एकदम मूर्ख होते हैं ये जीव। यह रहा एक। हाँ, शंभू जी ने संकेत दे दिया, चला जाए। अर सर आ सटाक। वाह, क्या शानदार पक्षी है। बधाई हो शंभू जी, गरुड़ पकड़ने का ऐसा नायाब तरीका आज पहली बार देखा। सेवा और साधु। बूगा और मूंगा मित्र थे। दोनों कुछ काम धाम किए बिना ही रईस बनने के सपने देखा करते। एक रात जब वे खाना खा चुके थे, खटखट, कौन हो सकता है? साधु। मैं भूखा और थका हुआ हूँ। हैं? जरा ठहरो बूगा। इन साधुओं के पास बड़ी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। शायद ये हमें धनवान बना दे। इनसे जरा तमीज़ से पेश आओ। भीतर आइए महाराज। बूगा दौड़कर साधु के लिए भोजन ले आया। साधु के भोजन कर लेने के बाद उन्होंने उसके सोने के लिए चटाई बिछा दी। मैं तो खुले आसमान के नीचे सोने का आदी हूँ, यहाँ तो बड़ी गर्मी है। लाइए मैं पंखा जल दूँ और मैं आपकी टांगें दबा देता हूँ। रात भर बूगा और मूंगा साधु की सेवा करते रहे। बोर होने पर, मेरी तो नींद से आंखें बंद हो रही हैं।
अरे मूंगा तो नींद में झूम रहा है, पर मुझे जागते रहना है। यह आदमी ज़रूर हमें हमारी मेहनत का फल देगा। आखिर हम इसकी रात भर सेवा शुश्रूषा करते रहे हैं। अरे वह जाग रहा है। नींद अच्छी आई न महाराज? मैंने आपकी टांगें तो अच्छी तरह दबाई न महाराज? मेरा मित्र वैसे तो बीच बीच में झपकियाँ लेता रहा, पर मैं बिल्कुल नहीं सोया। यह झूठ कह रहा है महाराज, मैं बिल्कुल नहीं सोया। असल में यही झपकियाँ ले रहा था। शांत रहो, मैं तुम दोनों से खुश हुआ, पर मैं केवल एक को ही इनाम दूंगा। किसे? किसे? उसे जो ज़्यादा देर तक सो सके। इसके जागने पर मुझे जगा दीजिएगा महाराज, देखते हैं कौन अधिक सोता है। दोनों मित्र शीघ्र नींद में डूब गए। रात के समय, उठो मूंगा उठो। हैं क्या? तो मैं जीता? खाक जीते, हम तो लूट गए। वह साधु तो ढोंगी निकला, हमारा सारा सामान लेकर चंपत हो गया वह। कालिया कुआ, देखो हिरणों का दल, हम इन्हें खदेड़ कर उस रास्ते पर भागने को मजबूर कर देंगे। एक आध उस गड्ढे में जरूर गिरेगा। वाह, तुम्हारी यह योजना जरूर सफल होगी चमटक। हम काफ़ी नज़दीक आ गए इनके। इन्हें हमारी गंध तो नहीं आ जाएगी न? नहीं नहीं, जब तक हवा हमारी दिशा में बह रही है उन्हें हमारी गंध नहीं आएगी। तुम कितने होशियार हो चमटक, सब जानते हो। पर वे ऐसे क्यों देख रहे हैं हमारी तरफ? ऐसे कैसे? अरे ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। शायद इन्हें दूसरी तरफ से किसी दुश्मन की गंध आ गई है। दुश्मन यानी शिकारी से शायद। मैं तो रफू चक्कर हो लूँ। ठहरो डुबडुब, मेरा इंतजार तो करो, तेज भागो। हम पूरी ताकत से दौड़ रहा हूँ। आ गड्ढा, ये दम। भाड़ में जाए तुम्हारी तरकीबें। हम उसी गड्ढे में गिर गए जिसमें हम उन हिरणों को गिराना चाहते थे। डुबडुब चमटक, तुम लोग इस गड्ढे में कैसे गिर पड़े? तुम सारा तमाशा देख ही नहीं पाए? तमाशा तुम्हारा मतलब है शिकारी ने किसी हिरन को ठिकाने लगा दिया। हमने उन्हें भागते हुए देखा था बेचारे। अरे नहीं भाई, कोई हिरन मरा वरा नहीं। असल में वे किसी से डर कर नहीं भाग रहे थे, पर हमने तो उन्हें भागते हुए देखा था। असल में उनके बीच दौड़ प्रतियोगिता थी, और दौड़ भी क्या शानदार रही। मेरा मित्र सोनार प्रथम आया। दौड़। अरे उन झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा है, कहीं कोई शिकारी तो नहीं? शिकारी? शिकारी? बाप रे बाप। अरे रुको तो डुबडुब, देखूं कौन है। सोनार, तुम देखो तो, तुमने बेचारे उन दोनों को कितना डरा दिया। वे दोनों इतना तेज दौड़ रहे हैं जितना कि तुम दौड़ प्रतियोगिता में भी नहीं दौड़े थे। लस्सी और लस्सी वाला। एक दिन एक आदमी एक रेस्तरां में गया। एक गिलास लस्सी लाओ। जी साहब। छी, कितनी खराब लस्सी है। बहरा। आया साहब। मैनेजर कहाँ है? इस लस्सी के बारे में उससे शिकायत करनी है। मैनेजर? वे रहे, सामने की दुकान में लस्सी पी रहे हैं? खोई हुई तलवार। तरुण कुमार नाम का एक जमींदार था। एक दिन उसे पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ी। क्यों न यह तलवार कहीं गिरवी रखकर पैसे जुटा लूं, पर इसकी कीमत 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है, जबकि मुझे कहीं ज़्यादा पैसे चाहिए। आहा, सूझ गई तरकीब। जगदेव महाजन के पास जाऊंगा। बहुत ही बुद्धू किस्म का आदमी है। जगदेव भैया, मुझे 250 रुपयों की ज़रूरत है। ऐसा करो, मेरी यह तलवार गिरवी रखकर रुपये दे दो। इस पुरानी और घटिया तलवार के बदले 250 रुपये, 50 रुपये भी मिल जाए तो गनीमत समझो। मेरे पुरखों की तलवार को पुरानी और घटिया कहते हो? अगर इस वक्त पैसों की इतनी ज़रूरत न होती तो अभी तुम्हारा सिर उड़ा देता। अरे भाई, गर्म क्यों होते हो? क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं है, जैसे कि जेवर ज़मीन वगैरह? मेरी तलवार ही मेरा सब कुछ है। अनमोल है यह, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ठीक है भैया, अब गुस्सा थूक भी दो। फिर भी यह मेरा दावा है, आज भी यह 500 रुपये से ज़्यादा में हाथों हाथ बिक सकती है। लो संभालो पैसे,
और तुम भी संभालो मेरी अनमोल तलवार, ये एहतियात से रखना। ऊँफ, गुस्सा तो इसकी नाक पर रहता है। तलवार की इतनी कदर करता है तो उसे लेने भी जल्दी ही आएगा। पर तरुण कुमार का तलवार को छुड़ाने का कोई इरादा न था। अब तो वह हमेशा महाजन से कन्नी काट जाता। यूँ ही साल भर बीत गया। एक दिन जगदेव की दुकान पर उसका एक पुराना मित्र आया। तलवार कितने में गिरवी रखी? एक जमींदार ने 250 रुपये में गिरवी रखवाई है। कहता है कि 500 रुपये से कम की नहीं है। हा हा हा, अच्छा मूर्ख बनाया तुम्हें उसने। दोस्त 500 तो दूर रहे, इस तलवार के 50 रुपये भी मिल जाए तो बहुत समझो। हा हा। वो तो इसलिए वह बदमाश अब तक इसे छुड़ाने नहीं आया, मुझे बेवकूफ़ बना गया। सुनो, एक तरकीब बताता हूँ, उससे तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। अगले दिन सुबह, अरे जमींदार की तलवार कहाँ गई? तिजोरी में नहीं है। नहीं तो यहाँ भी नहीं है, जाकर तलाश करो। जमींदार तरुण कुमार ने 250 रुपये में गिरवी रखवाई थी मेरे पास। अगर कहीं वह उसे छुड़ाने आ पहुँचा तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाकर तलवार ढूंढो। नौकर भी तलवार ढूंढने में लग गए, पर वह कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे गांव भर में यह खबर फैल गई। क्या जमींदार ने अपनी तलवार गिरवी रखवाई थी? हाँ, पर जिस महाजन के पास रखवाई थी उसने उसे खो दिया। महाजन ने तलवार गुम कर दी। जब यह खबर जमींदार तक पहुंची तो महाजन ने मेरी तलवार खो दी। वाह, मेरे सितारे बुलंद हैं। जमींदार ने अपनी पत्नी के कुछ जेवर एक और महाजन के पास गिरवी रखवाए और 250 रुपये लेकर सीधे जगदेव की दुकान पर पहुंचा। लो अपने पैसे, अब मेरी तलवार वापस करो। भैया मुझे माफ़ कर दो, वह मुझसे खो गई। मैं खो गई तो फिर मुझे उसकी कीमत अदा करो। 500 रुपये से एक पाई कम नहीं समझे? आपा क्यों खोते हो भैया, ज़रा रुको, मैं अभी आया। ही, अब तो बच्चों को मुझे 500 रुपये देने ही पड़ेंगे। मैं एक नई तलवार खरीद लूँगा और बाकी पैसों से मज़े उड़ाऊँगा। ही। लो संभालो अपनी तलवार, मिठाई खिलाओ, मिल गई। पर तुमने तो कहा था कि वह खो गई। असल में मैंने इसे चोरों के डर से बगीचे में दबा दिया था, फिर यह बात मेरे ध्यान से ही उतर गई। जमींदार तरुण कुमार मुंह लटकाए भारी कदमों से घर की ओर चल दिया। उधर महाजन की खुशी का पार न था, उसे अपने पैसे जो वापस मिल गए थे। मस्से वाले बूढ़े। एक पुरानी बात है, जापान में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसे एक बात का बहुत दुख था। हाँ, इतना पैसा खर्च किया, इतनी दवाइयाँ खाई, फिर भी इस मस्से से छुटकारा नहीं पा सका। एक शाम को जब वह घर लौट रहा था, कैसा भयानक तूफान है। इस पेड़ के कोटर में शरण ले लेता हूँ। अभी वह कोटर में आराम से बैठा ही था कि हा नाचो गाओ। इतनी रात गए कौन नाच गा रहा है? चलो नाचना शुरू करो प्रेत। अभी लीजिए सरदार, आप खुश हो जाएंगे। गुरु गुरु बुरु बुरु हुरु हुरु। बंद करो, यह कैसा बेतुका नाच है? क्या यहाँ पर कोई नहीं जो ठीक से नाच सके? बूढ़ा अपने ज़माने का जाना माना नर्तक रहा था। लगता मेरी जवानी वापस आ गई। वह पेड़ से निकला और नाचने लगा। ला 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 ला, डाडा डाडा, बाजा बाबा। वाह सुंदर, अति सुंदर। पर्यटकों का सरदार बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े को जादुई स्वादिष्ट भोजन भरपेट खिलाया। श्रीमान, आप कल फिर आकर हमें अपना नृत्य दिखाइए न। ज़रूर ज़रूर मेरे अहोभाग्य। पर आपको वापस आना ही पड़े। इसके लिए अपनी कोई चीज़ धरोहर रखवा जाइए। हम आपका यह मस्सा रख लेते हैं। कल फिर मिलेंगे, विदा। और प्रेत लुप्त हो गए। बूढ़े को अपनी खुशकिस्मती पर विश्वास न हुआ। उसने अपने गाल पर फिर हाथ फेरा। मेरा मस्सा हट गया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। अगले दिन सुबह गांव का गांव बूढ़े की कहानी सुनने उमड़ आया। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस घटना को सुन रहा था एक और बूढ़ा।
सबसे ज़्यादा दिलचस्पी से इस घटना को सुन रहा था एक और बूढ़ा, जो इस बूढ़े का पड़ोसी था। बड़ा दुष्ट और तिकड़मबाज था वह। मेरे भी चेहरे पर मस्सा है। आज रात को मैं भी प्रेतों के पास जाऊंगा, हूबहू इसकी नकल करूंगा ताकि वे पहचान न पाए, फिर मुझे भी अपने मस्से से निजात मिल जाएगी। पड़ोसी बूढ़ा कोई भी काम सच्चाई और ईमानदारी से नहीं करता था। सो दुष्ट बूढ़ा भी कोटर में जाकर बैठ गया जल्दी ही। कहाँ है हमारा कुशल बूढ़ा नर्तक? क्या तुम्हें लगता है वह अपना वचन निभाएगा? यह सुनकर दुष्ट बूढ़ा बाहर निकल आया। हु बूबू डूडू जूजू। बंद करो, तुम्हें क्या हो गया है आज? बूढ़े दादा, तुम तो इन प्रेतों से भी गया गुजरा नर्तक कर रहे हो। अब बंद भी करो नाचना और लो संभालो अपनी थ्रोअर पट। दुष्ट बूढ़ा घर लौट पड़ा। अब उसके एक नहीं बल्कि दोनों गालों पर मस्से थे। वाह 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 वाह। अजीब दंपति। एक दिन एक लोमड़ी की मुलाकात अचानक एक बिलोटे से हो गई, जो उस जंगल में भटक रहा था। हाय कितना खूबसूरत है। तुम्हारी शादी हो चुकी? नहीं तो मेरी भी नहीं हुई। मुझसे विवाह करोगे? ख्याल बुरा नहीं। सो दोनों ने विवाह कर लिया एक दिन। अरे मरा हुआ बैल, इसके मांस पर मैं और मेरा पति हफ्तों गुजारा कर सकेंगे। तभी बैल, इस बैल से दूर रहना, इस पर मेरे पति का अधिकार है। अगर इसे छुआ भी तो वह तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। हम बैल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पर यह तो बताओ कि तुम्हारा पति है कौन? बस अभी आता ही होगा, चाहो तो उससे मिल सकते हो। ठीक है, इंतज़ार करते हैं। अगर हम कहीं दुबक जाए तो तुम्हें ऐतराज़ तो नहीं होगा? भला मुझे क्यों होने लगा? भेड़िया घनी झाड़ी के पीछे दुबक गया और भालू पास के पेड़ पर चढ़ गया। तभी वहाँ बिलोटा आ पहुँचा। वह भूत भूखा था। बैल पर नज़र पड़ते ही वह उस पर टूट पड़ा। म्याओ म्याओ। सुना तुमने? वह कह रहा है और छोटा ज़रूर है पर बड़ी बड़ी चीज़ें हजम कर जाता है। जो ही भेड़िया झाड़ियों में थोड़ा हिला डुला, सरसराट की आवाज़ आई। बिलोटे ने सोचा कि वहाँ कोई चूहा है। बैल को छोड़कर वह झाड़ी की तरफ लपका और मुझ पर हमला कर रहा है। बाप रे भेड़िया, हाय ऊ, हे भगवान, यह तो मेरे पीछे आ रहा है। बचने की जल्दबाजी में भालू का संतुलन बिगड़ गया और दम, वह भी भेड़िए के साथ सिर पर पैर रखकर वहाँ से भागा। उनके जाने के बाद लोमड़ी ने अपने डरे सहमे पति को पेड़ से नीचे बुलाया और फिर अगले कई दिनों तक दोनों ने छक कर भोजन किया। समाप्त दोस्तों, इतनी कहानियाँ थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।